हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और हम पड़ताल करेंगे कि क्या कारण है कि जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, ये सारे के सारे पूरी दुनिया के अंदर एक टर्मोइल क्रिएट करे हुए हैं। और एक जो ये टर्मोइल है, इसके पीछे कारण क्या है? एक हम ये जो मुद्दा है, हम इसे अलग अलग तरीका से देखेंगे। चाइना के साथ क्या इश्यूज हैं, उन्हें देखेंगे। अमेरिका के साथ क्या इश्यूज हैं, उन्हें हम देखेंगे। और रूस के साथ क्या इश्यूज हैं, हम उनके पड़ताल करेंगे। और इससे एक पिक्चर जो है, आपको जितने भी पूरी दुनिया के अंदर अभी जो समस्या होती हुई आपको दिख रही है कि अमेरिका कभी वेनेजुएला पर जो अटैक कर रहा है, कभी सीरिया पर, कभी नाइजीरिया पर, और कभी जो है वो ग्रीनलैंड को जो है कैप्चर करने की धमकी दे रहा है। ये सारी उसी तरीका से आप रूस को देखेंगे, वो यूक्रेन के साथ युद्ध में है। और एक जो सिचुएशन वो बन रही है कि अगर जो है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो यूरोप के जो देश हैं, वो अपने यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं रसिया को। तो एक ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो तीसरा जो ध्रुव है, वो है जो चाइना। चाइना किस प्रकार से दक्षिण कोरिया और जापान के साथ पंगे में है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ताइवान को जो कैप्चर करने की बार बार जो उसकी कोशिश है, ये सारी की सारी जो है ये चाइना कर रहा है। और 2049 तक ये सारा का सारा वो करने वाला है, जब उनकी जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है, उसको शताब्दी वर्ष हो जाएंगे, या कहो कि चाइना को एक स्वतंत्र हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 1949 से 2049। तो ये जो पूरी की पूरी जो स्थिति है, वो ऐसी हो क्यों रही है? और एक मुद्दा जो निकल करके आता है कि ये जो बड़ी मछलियां हैं, उन्हें रोकेगा कौन? अगर ये बड़ी मछली जिस तरीका से बेकाबू हो रही हैं, तो वास्तव में फिर इन्हें रोकने वाला कौन होगा? क्या छोटे जो देश हैं, वो इसी तरीका से जो डर के माहौल में जीते रहेंगे, या वास्तव में कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है? मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हम इसके पीछे के कारण और इसका एक सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। ये इस तरह की जो वीडियो है, आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी, चाहे कोई बड़ा क्रिएटर हो, चाहे छोटा क्रिएटर हो। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। अब हम शुरू करेंगे कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क की आप मान के चलिए जो ग्रीनलैंड है, वो अगर 3 मसले छोड़ दिए जाएँ उनके, तो वो 3 रूप से कहो कि स्वतंत्र है, बाकी अपने डिफेंस वगैरह के लिए वो डेनमार्क पर है। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और वैसे अगर पॉलिटिकल तरीका से देखें, तो वो जो है डेनमार्क का पार्ट है। वहीं के एक जो उनके जो प्रीमियर हैं, उनका नाम है जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन। और वो जो नेल्सन है, वो बार-बार अपने वो भी बयान दे रहे हैं कि भई अगर हमारे ऊपर आक्रमण होता है, तो उसका हम जवाब देंगे, या फिर हम रसिया के साथ में जाकर के जो है मिल जाएँगे। ऐसी सारी बातें जो है वो निकल कर के सामने आ रही हैं। अब आज मैं इसी चीज़ की जो पड़ताल करने वाला हूँ कि भई ये सारी की सारी जो कहानी है, ये है क्या? अब देखो, इश्यू आपको पता है कि अमेरिका के द्वारा जो है पूरी दुनिया में ये समस्या क्रिएट की जा रही है। अब अमेरिका जो है ये एक समस्या क्यों क्रिएट कर रहा है? जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर ही अगर आप देखते हो, 1 सेकंड में इसे देख लें। अगर आप ग्रीनलैंड को ही देखोगे, तो ग्रीनलैंड के साथ भी वही समस्या है। और इसके ग्रीनलैंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका, ये लगभग हो गया 1 महीना इस वीडियो को। अगर आप कहोगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और सारी वीडियो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएँगे। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने बताया था कि अमेरिका ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। तो 2-3 कारण वहाँ पे मैंने बताए थे कि भई जिस तरीका से आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, तो 2 जो रास्ते हैं ग्रीनलैंड के, एक आपको ईस्ट से और एक वेस्ट से निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो पूरी दुनिया की लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो दूरी है, उसको जो है कम कर देंगे। और दूसरा क्या है कि पूरी दुनिया का जो ऑयल है, यानी कि जो उसके एनर्जी कंसर्न है, उनका एक चॉक पॉइंट जो है वो अमेरिका वहां पर बनाना चाह रहा है। ये देख करके ना तो चाइना खुश है, ना तो भारत खुश है, और ना ही रसिया खुश है। तो एक जो ये कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जो जड़ है, वो आने वाले समय में आपको ग्रीनलैंड बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैंने उसमें प्रिडिक्ट किया था उस वीडियो में। तो वो वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो मैंने जैसे बताया, टेलीग्राम से जुड़ जाए। अब बात आती है वही कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को जो कैप्चर करने की धमकी क्यों दे रहा है, उसके पीछे का जो कारण है उस वीडियो में बताया है, और मैं इस वीडियो में बता दिया है कि सबसे बड़ा कारण वही है कि जैसा आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी, तो एक व्यापारिक मार्ग जो है यहाँ पर अपना एक बेस, वैसे इसका बेस है ऑलरेडी यहाँ पे अमेरिका का एक सैन्य बेस, लेकिन वो इसको अपना पार्ट बताता है। और ये जो बताने के पीछे उसका कारण है एक मुनरो डॉक्ट्रिन, यानी कि मुनरो इनके राष्ट्रपति, उनकी डॉक्ट्रिन थी कि भाई पश्चिम का जो हस्तक्षेप है, वो हम अमेरिका के अंदर नहीं सहेंगे। या फिर अब उल्टे शब्दों में कहें, तो जो पश्चिम के रिसोर्सेज है वो, और पश्चिम के जो देश है वो अपने ही हैं। क्लियर? इसीलिए कहते हैं कि जब अमेरिका को छींक आती है, तो उनको जुकाम हो जाता है, या उनकी जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका के इर्द गिर्द आपको दिखाई पड़ेगी घूमती हुई। बड़ा भाई और छोटे भाई टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आइए, यूरोप और नाटो असहाय हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो नाटो में से बार-बार निकलने की वो बात कर रहे थे। इसी तरीका के जो यूएनएफसीसी जो है, उससे भी वो बाहर निकलने की बात कर रहे थे। अब लगातार उन्होंने जो है नाटो से फंड बंद किया। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। तो अब एक वीडियो में सारा बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे सारी वीडियो जाकर के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इश्यू है क्या, असलियत अगर आप समझना चाहते हो। अगर आपको वही दूसरे लोगों को अगर देखना है कि वो उल्टी-सीधी जो बना करके डालते रहते हैं, वो क्या उनके पीछे सोर्स है, मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है? अब देखिए, अब डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड, जैसे मैंने आपको बताया है, अब
डेनमार्क की इतनी क्षमता तो है नहीं वो अमेरिका से जाकर के या उससे जो युद्ध जीत जाएगा या उससे युद्ध करे। अब उसकी मजबूरी ये बन गई है कि उसे रूस के पास जाना पड़ेगा। अगर ये रूस का वहां हस्तक्षेप होता है तो एक बोन ऑफ कंटेंशन जो मैंने बताया है कि झगड़े की जड़ जो है आने वाले समय में डेनमार्क और ये ग्रीनलैंड आपको बनता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है। अब अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? उसके पीछे मैंने अलग से कई सारी वीडियो बनाई है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है। एक कारण जो है वो है डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस। यानी कि अमेरिका के पास में $38 ट्रिलियन का जो है वो घाटे की अर्थव्यवस्था में चल रहा है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो 370% उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो डेट टू जीडीपी रेशियो तो कितना है 370%। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को लगभग 38 ट्रिलियन की जरूरत है। और मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि लगभग $28 बिलियन डेली के जो उनका फेडरल रिजर्व है, इतने बिलियन डॉलर वो प्रिंट कर रहा है और उसके पीछे किसी भी तरीका का कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। अब अभी जानते होंगे 1971 के बाद में निक्सन के द्वारा जो बनाया गया था फिएट करेंसी जो लाए गए और उस फिएट करेंसी के पीछे यही था कि भाई इतने वेल्थ रिसोर्स है नहीं और फिर उनको हम जमा कहां करेंगे। तो हम एक विश्वास देखते हैं, फेथ देखते हैं कि हम ऐसा करने की वादा करते हैं, आप यहां आइए और अपना पैसा जमा कीजिए, गवर्नमेंट यानी कि जो अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स है वो खरीदिए और आपको जो है हमारा देश कभी नहीं डूबेगा। और यही आश्वासन से लोगों ने वहां पर पैसा जमा किए हैं। अब देखिए, अब खबर ये निकल के आती है कि एक बेडरॉक नाम की कंपनी है जो पूरी दुनिया के जो सबसे बड़ी जो है असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने लगभग $2.1 ट्रिलियन की जो है निकासी अमेरिका से की है। अब ऐसी खबर एक नहीं आ रही है और ऐसी खबर है कि जो ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्रिक्स अपने आप में बड़ा आप जानते होंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो लगातार अमेरिकन ट्रेजरी जितनी भी मैच्योर होती जा रही है उनको बेच करके बाहर निकल रहा है। और उसी के अंदर अगर आपके भारत, रूस, चाइना सारे हैं, तो रसिया आप देखो कि चाइना से खबर निकल के आई थी कि लगभग $300 बिलियन, ठीक है, इसकी जो अमेरिकन जो ट्रेजरी बिल्स है वो चाइना बेच करके बाहर निकल चुका है और लगातार उसकी जो असेट्स है वो लगातार अमेरिकन ट्रेजरीज में कम हो रही हैं। अब ये सारी जो न्यूज़ है वो बाहर ना आए, इसको लेकर के अमेरिका बड़ी चिंता में है। क्यों? क्योंकि देखो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो फेथ पर चलती है, विश्वास पर। अगर विश्वास टूटा तो अर्थव्यवस्था डूबनी तय है, आप समझ के चलिए इस बात को। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है कि सारे लोग अगर एक दिन पैसा निकालने पहुंच जाए बैंक में तो उतना पैसा तो होता नहीं है, तो क्या होगा? तो वो इसी तरीका का जो सवाल है कि ये जो अमेरिका है, अगर पूरी दुनिया का फेथ डगमगा जाए कि अमेरिका डूबने वाला है, तो अमेरिका शायद डूबे या ना डूबे लेकिन फिर जरूर डूब जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यही जो समस्या अमेरिका के साथ में है। अब अमेरिका जो तड़प रहा है उसका पीछे का जो कारण है मैंने आपको बता दिया। एक तो ये है कि वो फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा-सा और दूसरा ये है कि अमेरिका की मजबूरी बन गई है कि जिस तरह की जो ये न्यूज़ निकल कर के आ रही हैं, इनसे जो है डेविएट किया जाए, इनको जो है इधर-उधर भटकाया जाए लोगों को। अगर लोग नहीं भटकते हैं तो फिर मामला खराब होने वाला है। आप जल्दी 2029 तक मैंने देखो इसके लिए अलग वीडियो बनाई थी 38 ट्रिलियन डॉलर जो रिसेट है वो अमेरिका करने वाला है और पूरी दुनिया में वही स्थिति बना देगा जो 1929 के अंदर पूरी दुनिया में महामंदी अमेरिका ने फैलाई थी, वही महामंदी दोबारा से आने वाली है। अब ये जो सिस्टम है इसे देख करके अमेरिका तो कंसर्न आपको समझ में आ गया। अब बात आती है दूसरी की, यानी कि रूस की। रूस के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके बुजुर्ग उन्हें लगा है कि अगर वो जाते हैं उसके बाद में जैसे यूएसएसआर जो टूट करके रसिया बन गया, वो सारे नेशन बिखर गए, तो रूस की जो इंटीग्रिटी है उसको वो सोचते हैं कि जिस तरह से यूएसएसआर था वो निकल करके बिखर गया, वो कभी भी हम उसको एकत्रित करें और नाटो को जो है वो दूर पीछे हटाएं। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से जो अमेरिका है वो भी नाटो को लगातार कमजोर कर रहा है और रूस जो है वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका मेन कारण क्या था जो बाहर निकल करके आया, वो यही था कि हमें बफर स्टेट चाहिए, आप हमारे पास में नाटो को नहीं ला सकते, इसीलिए ये युद्ध हुआ है। आप समझ गए मेरी बात? तो नाटो को रोकना और अपनी जो पुरानी जो साख उसकी गिरी थी, आज तक भी बोलते हैं ना कि यूएसएसआर टूट गया, तो वो यूएसएसआर को पुराना जो बनाना और तीसरी जो मुख्य कारण है उसकी टूटती हुई और डूबती हुई अर्थव्यवस्था, उस पर जिस तरीका के अमेरिकन प्रतिबंध लगे हुए हैं उनसे बाहर निकलना और अपने देश को जो है दोबारा से वही शक्तिशाली बनाना। वो एक तो आप पता ही होगा आपको कि केजीबी के ऑफिसर है और एक राष्ट्र प्रेम उनके अंदर भी इतना तो है कि हम दोबारा से रूस को जो है इस जितने टूटे हुए नेशन है इनको जोड़ें और अपनी जो अमेरिका वाली साख है वही जो कभी हुआ करती थी कोल्ड वार में वही बना करके इकट्ठी करें। अब तीसरा मसला आता है चाइना का। चाइना की समस्या क्या है? चाइना की जो समस्या है वो यही है ताइवान वाला, यानी कि ताइवान और प्लस जो उनकी स्लाइस पॉलिसी जो है, स्लाइस पॉलिसी के अंदर वो क्या करते हैं कि किसी भी देश यानी कि जो उनके आसपास देश है, मंगोलिया हो चाहे रूस हो चाहे भारत हो, ठीक है, कोई भी देश हो उसके साथ में उनका जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जो है लगातार चालू है। अब वो क्या करते हैं कि छोटे भाग पर अपना दावा करते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइस पॉलिसी। तो उस स्लाइस पॉलिसी के तहत वो छोटे दावा करते हैं, जैसे भारत में आप देखोगे आपको कि वो लगातार जो है अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने की जो कोशिश करता रहता है और बाद में उसको एक डिस्प्यूट की जगह बना देता है। अब ये उसकी जो एनक्रोचमेंट की जो पॉलिसी चाइना की है उसे लेकर के 2049 तक उन्होंने बनाया है कि हमें एक अपना नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी वो लेकर के आए और उसके तहत उन्हें बनाना है चाइना को एक करके बनाना है, यानी कि एकीकृत करना है। अब उसमें उन्हें जो समस्या आ रही है वो जो है ताइवान को लेकर के आ रही है। अब ताइवान पर क्योंकि जापान का अपना दावा है और रूस का जो ये चाइना का अपना दावा है और अमेरिका का आपको पता होगा कि अमेरिका का जो बड़ा अड्डा है वो कहां पर है, वो जापान के अंदर है और जापान में आप ये जानते होंगे कि अमेरिका कभी भी, मैंने कितनी बार कितनी वीडियो में बताया है कि कोई भी बड़े देश, चाहे तो वो भारत हो, चाहे तो रूस हो, चाहे तो वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ युद्ध में कभी नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो अब अमेरिका क्या चाहता है उसके लिए मैंने अलग से कई सारी वीडियो बनाई है कि चाइना को रोकना पड़ेगा। अगर चाइना नहीं रुकता है तो अमेरिका को जो रिप्लेस करके चाइना सामने आ जाएगा और ये अमेरिका
अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अब इसी को रोकने के लिए लगातार अमेरिका ने अपने जो प्रॉक्सीज़ जो हैं, जिसमें आप देखोगे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये पाले हुए हैं और आप देखोगे कि चाइना का जो प्रॉक्सी है, नॉर्थ कोरिया, वो उन्होंने पाला हुआ है, जो लगातार अमेरिका को धमकी भी लगातार देता रहा है। अब जो तीनों के जो कंसर्न है, मैंने आपको समझा दिए हैं। अब ये पूरी दुनिया के अंदर इनको कौन रोकेगा? ये जो क्वेश्चन है, अब आप समझिए, अब क्या चल रहा है, राइट इज़ माइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अगर ये महाशक्ति अपने आप से बेकाबू हो जाती हैं, तो इन्हें रोका कैसे जाएगा? इसके लिए अब केंद्र में आता है भारत। यानी कि अगर इनको रोका जाएगा, तो भारत जैसे जो देश हैं, बड़े अपने आप में बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा एक एरिया है उनके पास में और चौथी सबसे बड़ी बात है, उनके पास में जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो हैं। यानी कि भारत अपनी सभ्यतागत रूप से देखा जाए, तो अपने आप में एक ऐसा देश रहा है, जिसने कभी भी किसी पर जो है बेमतलब या कमजोर स्थिति देख करके भी अटैक नहीं किया कि अभी ये कमजोर स्थिति में मैं इसकी लैंड को जो कब्जा लूं। इस तरीका की जो हरकत है, तुच्छ हरकत जो है, वो भारत कभी नहीं करता। ये उसकी सभ्यतागत इस तरीका की जो वैल्यूज है उसके अंदर है। तो भारत के अंदर अगर हाई जो मॉरल वैल्यू जो है या हाई मॉरल ग्राउंड जो है, वो भारत के पास है। तो उसे लेकर के जो भारत की जो अपनी क्या है कि साख है, यानी कि उसका जो अब सॉफ्ट पावर जैसे हम कहते हैं ना, उस सॉफ्ट पावर की वजह से भारत को जो पूरी दुनिया में एक अलग तरीका का सम्मान है, ये मानना पड़ेगा आपको। और भारत की एक बड़ी तेजी से सबसे तेजी से विकसित होती जो अर्थव्यवस्था है, लगभग 6.7% की दर से, ये तो आईएमएफ ने ही प्रिडिक्ट किया है। तो ये तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ में जो सॉफ्ट पावर और हमारे ऊपर जो दुनिया का जो फेथ है, वो है क्योंकि हम लगातार पूरी जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके कानून जो है हम उनको पालन करते हैं। तो भारत की जो साख है, प्लस अगर ये बेकाबू होते हैं, तो भारत की जो भूमिका है, वो सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैंने जितना भी ओवरव्यू आपको दिया है, अब जितनी भी स्लाइड्स है ना, आपको मैं इसमें थोड़ा और विस्तार से कुछ डेटा देकर के आपको बताने वाला हूं। अब ये आप समझ गए हैं, जितना मैंने बताया कि चीन और यूक्रेन जो ये सारे के सारे अपनी समस्या क्या है, सैनिक नहीं प्रतिबंध है, यानी कि अब क्या हो गया है कि भाई ये है कि जो लोग हैं, जिस तरीका से जो देश है, वो एक दूसरे का क्या आलोचना कर रहे हैं और दूसरा देश जो है वो तीसरे देश की किसी की बाउंड्री कब्जा ले रहा है। रूस और यूक्रेन का आप देखिए, रूस की आलोचना तो अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट जिस तरीका का आश्वासन है या रूस को रोकने का कार्य तो वो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ आलोचना जो है और या आर्थिक प्रतिबंध अपने फायदा के लिए ये सब कर रहे हैं। छोटे और मध्यम देश जो है उनके अस्तित्व के लिए खतरा है और ये खतरा अगर आपको सही करना है, तो मैं आगे आपको इसका और सोल्यूशन भी बताऊंगा। भारत उसकी जो है मूल भावना जो है और मूल जो सेंटर में आता है भारत। अब देखोगे रूस के साथ में जो पश्चिमी प्रतिबंध थे, वो भी जो है नाकाम हुए हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस हुए नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, कीमत चुकाकर जो है बॉर्डर बदलना जो है अब जो है फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध ने एक बात निश्चित कर दी है कि आप युद्ध कीजिए, दो बातें जो स्पष्ट की हैं। एक तो परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं होगा और दूसरा जो है वो ये है कि अगर आप मजबूत देश हैं, तो कमजोर देश का अगर आप युद्ध करते हैं, तो ये फायदा का सौदा है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी इतनी सारी बाउंड्री जो है कैप्चर कर लोगे, तो ये एक फायदा का सौदा है। एक ये चीज जो है निश्चित है। और तीसरा जो है, एक बात और निश्चित कर दी है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो बिल्कुल जो है बिना दांत और बिना आंख और बिना कान के जो है इंस्टीट्यूशंस बनकर रह गए हैं। इनके जो कानून है वही है कि जो कमजोर है उनके लिए इनके कानून चलते हैं, लेकिन ताकतवर जो देश है उनके लिए इनके कानून नहीं चलते। जैसे अमेरिका ने 500% टैरिफ, तो डब्ल्यूटीओ कहां चला गया? डब्ल्यूटीओ के तो नियम है ना कि भाई आप किसी भी तरीका से दूसरे देश को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका तो वही कर रहा है। तो अमेरिका के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, अगर ये सब कुछ है, तो फिर जो है इस तरीका की व्यवस्था निकल करके आती है और ये अनार्की जो है वो पूरी दुनिया को जो है निगलने का कार्य करेगी। अब इसके पीछे का मेन कारण मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका जो है उसका अपना क्या कंसर्न है, चाइना के अपने क्या कंसर्न है और रूस के अपने क्या कंसर्न है। अब आइए बात यह देखते हैं कि इन्हें कौन रोकेगा। बात तो समझ में आ गया, समस्या है और लगातार ये युद्ध आप पूरी दुनिया में होते हुए देखेंगे। बात यहां आ जाती है कि पुराने सिद्धांत जो बनाए गए थे, वो ये थे कि भाई कोई भी देश किसी पर जो है हमला नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप देखे होंगे, आपने रूल बेस्ड सिस्टम जो है बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और वहां पर 5 जो है परमानेंट नेशन बने थे, जो यूएन की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर। और वही जो है ये था कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर देश है तो मजबूत देश उसकी जो टेरिटरी कब्जा कब्जा लेगा या उस पर हथियार एकदम वो कर देगा, जो है आक्रमण करेगा। लेकिन अब क्या है, आज क्या बन गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइट इज राइट। अगर आप ताकतवर हैं, तो आप क्या करेंगे, टेरिटरी अलॉटेड बाय दैट पावर्स नॉट द प्रिंसिपल, यानी कि जो टेरिटरी है वो आज किसके द्वारा अलॉटेड की जा रही है, किसको द्वारा प्रदान की जा रही है, सिद्धांतों के द्वारा नहीं, बस जिसकी पावर है। अब जिसके पास पावर है वो ये सारा कार्य कर लेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, अब 3 केस स्टडी जो मैंने शुरू में आपको बताई है। ग्रीनलैंड का मुद्दा आपको समझ में आ गया, क्या है, सिर्फ ये शक्ति का और तर्क। क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप का जो दावा है वो भाषण नहीं देते, ये अमेरिका की एक आर्कटिक रणनीति का हिस्सा रहा है। कौन सा? मुनरो पॉलिसी, मुनरो डॉक्ट्रिन जो आई थी वो यही थी कि जो पूरे जो हमारी जो जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो उन्हीं के असेट है, ये वो डायरेक्ट कह रहे थे एक तरीका से। अब आर्कटिक मिसाइल डिफेंस, रूस और चीन उत्तर अटलांटिक में हावी होने से रोकना। अब ये तो ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये बस ये मानने हैं कि भाई जो आर्कटिक बर्फ है वो पिघलेगी और वहां से रास्ते बनेंगे और अमेरिका जो है अपनी, अगर भाई देखो जिसके पास पावर है वही शक्तिशाली बनकर रहेगा, उसी की मुद्रा जो है वो शक्तिशाली। अगर अमेरिका आप मिलिट्री रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो आप समझिए कि मुद्रा के रूप में भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बचेगा नहीं, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे देश खड़े हुए हैं लाइन में।
अब है मौजूदा सैन्य उपस्थिति ग्रीनलैंड में अमेरिका का जो सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो पहले से ही मौजूद है, आपको पता है डिफेंस सिस्टम उनको वहाँ पे है ही। अब ग्रीनलैंड की जमीन से रेयर अर्थ खनिजों का विशाल भंडार है, एक ये भी है। भई रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, विशाल भंडार भी मिल जाएँगे। ये क्योंकि इनके लिए अमेरिका भी किस पर निर्भर है? चाइना पर है। आपको जानते होंगे कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके लिए पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है, मुख्य भूमिका जो है वो चाइना निभाता है। सुरक्षा का बहाना है, जैसे ये तो मैंने उस वीडियो में बताया था, जो मैंने 20-25 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अमेरिका ये बहाना बना रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा वेनेजुएला के साथ में जो बहाना बनाया गया कि ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो चला रहे हैं मुनरो। तो ये जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इसीलिए हमने उनको जो है गिरफ्तार किया। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये बहाना है। अब ग्रीनलैंड वही धरातल की हकीकत क्या है? हकीकत मैंने आपको बता दी है। ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल ये है और डेनमार्क के पास उसका जो बचाने की क्षमता है नहीं। अब बात वही आती है कि नाटो जो है वो धीरे-धीरे इर्रेलेवेंट हो जाएगा और ये यही तो क्या चाहता है? रूस यही तो चाहता है कि भई जो नाटो है उसके उसमें शामिल नहीं होना। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के जो देश हैं वो नाटो को छोड़ेंगे क्योंकि अब नाटो ज़्यादा रिलेवेंस रखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका उससे बाहर हो रहा है। अगर अमेरिका क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा फंडिंग करता था उसकी। तो फंडिंग अमेरिका करता था और अमेरिका उससे अगर बाहर जाता है तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए वो फिर रूस के साथ शामिल हो जाएँगे और अमेरिका जो है इसे कभी नहीं चाहेगा। याद रखना, अमेरिका ये ऐसा नहीं था कि इनको पैसा वैसे ही दे रहा था। वो भी अब रूस के साथ अपना जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इतनी सारी भीड़ को जमा करके चल रहा था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा दानी है इसलिए ये सब चला रहा था वो, नहीं। अब ये लड़ाई नहीं बल्कि सुरक्षा के नाम पर एक स्ट्रैटेजिक जो है एब्जॉर्प्शन है, यानी कि सोखना है, यानी कि लगातार जो दूसरे देशों को जो है वो अपने अंदर समा लेने की। अब यूक्रेन वाला वही जो मैंने आपको बताया है, रसिया ज़्यादा मजबूत है, उसने यूक्रेन के अंदर वही किया हुआ है। बहाना वही है कि भाई नाटो में शामिल मत हो और बफर स्टेट के रूप में यही मैंने आपको जो शुरू में बताया है। नाटो एनक्रोचमेंट एंग्जायटी जो है वो किसको है? रूस को यही है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया ये ठीक है उसका अपना कंसर्न हो सकता है, लेकिन यही कंसर्न नहीं है। अगर वहीं यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार होते, तो क्या आप समझ रहे हैं कि रूस कभी भी उस पर आक्रमण करता? या इस तरीका का आक्रमण इतने दिन तक जो है लगातार होता रहता? नहीं, क्योंकि मजबूत देश नहीं है और उसके पास में जो है एटॉमिक जो मिसाइल्स वगैरह नहीं है, इसीलिए सारा कुछ चल रहा है। अब वही यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य यूएसएसआर का हिस्सा था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि खोई हुई जो साख है, उसको जो दोबारा से पुतिन जो चाहते हैं। प्रतिबंध काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वही है कि भई जो अपनी जो एनर्जी सुरक्षा के लिए भारत जैसे जो देश है वो भी रूस पर निर्भर है और दूसरा जो अमेरिका का जो दोगला चरित्र है उसकी वजह भी यही है कि ये जो जितने भी प्रतिबंध लगे वो कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि अमेरिका का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है धोखा, धोखा और सिर्फ धोखा। अब यही बात आती है कि भई रूस के प्रतिबंध झेल रहे हैं, रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है जो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर लिया है और करने का कारण क्या है? वही है भई उसके पास में तेल है वो बेच रहा है और अमेरिका के जो प्रतिबंध है उसकी खुद दोहरी चालों की वजह से वो सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं। युद्ध सैन्य जीत बजाय बातचीत और यथास्थिति स्टेटस को में बदल गया है। यानी कि अब क्या है कि जो युद्ध है अगर वो रुकता भी है तो वो स्टेटस को में आ जाएगा, यानी कि जहां तक सेना पहुंच गई है वहां तक रहेंगी, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में है। बॉर्डर्स आर नेगोशिएबल इफ यू कैन एब्जॉर्ब दैट कोस्ट, यानी कि अब क्या हो गया कि किसी भी देश का बॉर्डर निश्चित नहीं रहे हैं। बस ये है कि अगर आप युद्ध करते हैं क्या आप उसकी कोस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। तो बॉर्डर अब निश्चित नहीं है। ये तो ताकतवर हो गए हैं और ताकतवर जो देश है वो कभी भी दूसरे की जो बाउंड्री है वो चेंज कर सकता है। बस कोस्ट जो है वो लेने के लिए तैयार हो। और हमेशा मैंने शुरू में बताया जो लाइन थी कि कोस्ट जो है अगर लास्ट में देखोगे तो फायदेमंद है, क्योंकि उतना एनक्रोचमेंट तो उसकी जमीन का वो कर ही लेने हैं। बीजिंग के लिए ताइवान एकीकरण का हिस्सा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई 2049 तक इसे लेकर के वो चल रहे हैं कि हम नेशनल इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब बात वही आ जाता है कि जो अगर ऐसा होता है तो सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति है, यानी कि जो सप्लाई चेन है वो बाधित होगी और ताइवान जो पूरी दुनिया के लिए मोर देन 60% जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उनका जो निर्यात है वो करता है। अब बात वही आ गई है ना कि भाई अगर ये सारे के सारे जो लोग हैं, अगर वो यही सब करते हैं, ये तीनों यही करते हैं तो इन्हें रोकेगा कौन? आते हैं आगे देखेंगे। अमेरिका की जो स्पष्ट प्रतिबद्धता, अमेरिका ने ताइवान अमेरिका देखो अमेरिका कभी भी, मैंने तो कितनी बार बताया है कि कोई भी बड़ा देश कभी भी डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा। क्लियर है? वो आपको प्रॉक्सी की तरह पीछे से सपोर्ट करेगा, आपको यूज़ करेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाला है। सहयोगी देश जो वो संकोच में है, तो चाइना की भी जो एक हिम्मत है वो बढ़ रही है इससे लेकर के कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन ये भी चाइना जानता है कि लगातार वो सपोर्ट कर सकता है जब तक अगर अमेरिका को फायदा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को फायदा क्या है? अमेरिका क्यों सपोर्ट करेगा? अमेरिका इसलिए सपोर्ट करेगा कि अगर अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था और उसके डॉलर के ताज को अगर खतरा है, तो उस खतरा है सिर्फ और सिर्फ चाइना से। कि अगर चाइना रहता है, इस तरीका से वो चलता है आगे, तो डॉलर को रिप्लेस कर देगा और यही अमेरिका की जो है इससे दुश्मनी है। इसीलिए उसको जो है भारत का सहयोग भी चाहिए। इसीलिए अमेरिका जो है ना, इतनी दुश्मनी होने के बाद भी भारत से पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकता। वो इस तरह की धमकी देता रहेगा 500% टैरिफ 400, लेकिन होना कुछ नहीं है, अंत में जाकर के वही रहना है। क्लियर है? आप देख लेना जब डेमोक्रेट्स के पास वो बिल जाएगा तो वो पास नहीं होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, उसका अलग से वीडियो बनाइए। चीन अपनी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन बात वही है कि चीन भी जो है ये हमला करने से पहले 100 बार सोचने वाला है। पूरा कैलकुलेशन करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो चाइना की अपनी पूरी कॉस्ट हो सकती है। याद रखना इस बात को। ताइवान को कैप्चर करने में चाइना खुद भी नष्ट हो सकता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि पूरी अमेरिका हो या पश्चिम हो, उनके इंटरेस्ट इस बात में है कि चाइना जिस फॉर्म में आज है वो ना रहे। क्लियर है? तो ये देखेंगे।
अब बात आती है खेल के नए नियमावली जो है वो बन गई है। नियमावली क्या बन गई है कि सैंक्शंस जो है उनको रिप्लेस करके जो है रिप्लेस कर दिया गया है कि अब सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, वे सैंक्शन लगाए जाएंगे। अब सैंक्शन लगाने से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जो सैंक्शन लगा रहे हैं वो खुद अपने आप में ही डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, अब डिटेंस नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि यूक्रेन को वादा किया लेकिन बाद में स्टेटमेंट देते रह गए, और फिर बाद में जो है स्टेटमेंट दिए, कुछ पैसे दिए, कुछ खजाना दिया, लेकिन उसके बाद में फिर बैठा करके व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की बेइज्जती भी की। तो ये भी समझ में आ रहा है देशों को। नॉर्म्स रिप्लेस पावर, यानी कि अब नियम नहीं चलते, सिर्फ शक्ति चलती है। तो ये 3-4 जो स्टैंडर्ड हैं वो बन चुके हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय कानून जो है उनको कोई मायने रखता नहीं है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में ना तो दांत है ना तो नाखून है, वो सिर्फ पोपले हैं, यानी कि कुछ नहीं कर सकते वो। यूरोप कीमत चुकाता है पर वीटो नहीं रखता। यानी कि यूरोप जो है वो लगातार जो है इसकी कीमत चुकाएगा। कीमत क्यों चुकाएगा? जैसा कि आपको पता है कि अब यूक्रेन डेनमार्क कहो या फिर ग्रीनलैंड कहो, उन पर जो है अब हमला करेगा अमेरिका। क्यों करेगा? जैसे ही मैंने आपको बताया है कि जो डॉलर है वो स्टेबल होगा नहीं, और डॉलर अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये हमले पूरी दुनिया में बढ़ने वाले हैं। ये पनामा में भी जाएँगे, आने वाले टाइम में आप देखोगे, ये पनामा तक भी पहुँचेंगे, अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कैरेबियन कंट्रीज़ है ना, ये वहाँ पे भी जाएगा। ये आपको मिडल ईस्ट के अंदर भी दिखेगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये बमबारी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जो है वो अपने डिफेंस यानी कि जो हथियार हैं उनकी सप्लाई बढ़ानी होगी, और आतंकवादी घटनाएँ भी बढ़ेंगी पूरी दुनिया में। ये अगर डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं होता है तो, या फिर वो 37 ट्रिलियन का जो असेट्स है वो अगर रीसेट नहीं आता है तो। तो आप देखेंगे यह नया युग खतरनाक क्यों है? वही है जो मैंने आपको बताया कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो अभी तक चल रहा था, वो जो है ट्रांजिशनल ऑर्डर में आ चुका है। अब वो ट्रांजिशनल फेज में है कि जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को जो है अपना शिकार बना रही है, और शिकार क्यों बना रही है, ये मैंने आपको जो है अच्छे से समझाया है। ये जो मैंने आपको जो समझाया है, वो धीरे-धीरे आप जो है 1000 वीडियो देखेंगे लोगों की, और उन एक-एक वीडियोज़ में से इसका एक-एक पॉइंट निकल कर के आएगा। सच्ची कहानी और असली कहानी जो है, वो मैंने आपको समझाई है। आप देखेंगे धीरे-धीरे इस तरह के टॉपिक्स जो हैं, वो और भी लोग लेकर के आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इसके पीछे के पूरे जो उद्देश्य हैं, वो बताने का प्रयास किया है। असली कारण क्या है, वो भी मैंने आपको बताया है, क्लियर है? और क्या होने वाला है, वो भी हम देखा है इसमें। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अच्छा, सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या है, भारत की अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। छोटे-छोटे देश जो और हैं, उनके साथ में आपको अब नेम वाला काम नहीं चलेगा कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से बात नहीं बनने वाली है। अब हमको जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में ये आग हमारे घर तक भी आने वाली है। क्यों? चाइना के साथ हमारा भी इश्यू है, आपको याद होगा ये अपना जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और वो आने वाले टाइम में अपनी स्लाइस पॉलिसी के तहत जो है और भी ऐसे डिस्प्यूट के केंद्र क्रिएट करने वाला है। हम उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। चाइना जो है उसको जो है इंडल्ज करा जाएगा, अच्छे तरीके से टैकल करा जाएगा, ठीक है? तो मैंने आज आपको जो पूरी की पूरी जो सही कहानी है वो मैंने आपको बताई है। आपको कैसा लगा ये आप बताइए, और कमेंट ज़रूर करके जाइए।